सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहने वाला है लेटरल रेजेस। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये वार्म अप है, खाली ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। और रिमेंबर, अपने रोटेटर कफ को सबसे पहले एक्टिवेट करो, क्योंकि अगर आप हैवी लिफ्ट करने जा रहे हो तो एक स्टिमुलस और एक्टिवेशन प्लस ब्लड फ्लो मसल में पहले देना हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। आप किसी भी पॉइंट पे इंजरी को दावत नहीं दे सकते हो, चाहे आप कट पे हो या चाहे आप बल्क पे हो। और स्पेशली बल्क पे जब एनर्जी और ज़्यादा हाई रहती है तो ईगो लिफ्टिंग के चांसेस और बढ़ते हैं। सो ट्राई करो कि जो भी मसल्स ट्रेन करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट है, लिटिल बिट ऑफ ट्राइसेप एंगेज होगी तो उसको वार्म अप कर सकते हो, और शोल्डर जॉइंट। और आज तो हम शोल्डर ट्रेन करने जा रहे हैं, तो आज का मेन फोकस और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहने वाला है लेटरल रेजेस। अगर आपको शोल्डर्स का राउंड लुक चाहिए तो वो आएगा सिर्फ और सिर्फ साइड डेल्ट से। वर्कआउट जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे पहले सेट में। सो पहला मूवमेंट हम इसीलिए लेटरल रेज को चूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट सिर्फ उसके लिए जाए। अब देखते हैं कि कैसा फील आ रहा है, और फिर मूव करेंगे हम किसी और मसल ग्रुप के लिए। मे बी वो ट्राइसेप्स हो सकता है, मे बी बाइसेप्स हो सकता है, या फिर रेयर डेल्ट्स। आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग लेटरल रेजेस ऑन डम्बल। लास्ट टाइम हमने डम्बल पे करे थे लेटरल रेजेस, इस बार होपफुली हमें केबल स्टेशन फ्री मिल गया है, सब रहेंगे केबल स्टेशन पर। वेस्ट से एक पॉइंट नीचे रखना प्रेफर करता हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। सो यही मूवमेंट है इसका। अगर मैं इसको नीचे रखूँगा तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ऊपर रखूँगा तो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसी पोजीशन पे ट्रेन करता हूँ। आप ट्राई करके देखो आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी वर्क कर रही है, और उसी पे कंसिस्टेंट रहो। तो चलो चलते अपने पहले वर्किंग सेट पे। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है वो ये है कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि लेटरल रेज ही शोल्डर्स को डेवलप करते हैं पूरा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कंप्लीट लुक चाहिए तो आपको तीनों हेड्स पूरे इक्वली ट्रेन करने पड़ेंगे। तो फ्रंट पार्ट होता है हमारा, वो ओवरली डेवलप्ड हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसको ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है चेस्ट डे पे, और लिटिल बिट स्टिमुलेशन हमें रेयर डेल्ट पे भी मिलता है जब हम बैक ट्रेन करते हैं। एक चीज़ रह जाती है, वो है साइड डेल्ट्स। वो कम से कम एंगेज होते हैं किसी भी कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट में, या फिर किसी भी बड़ी मसल को हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो वो इतने ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम अलग से आइसोलेशन वर्क दें। आइसोलेशन वर्क देने का मतलब ये नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग लेटरल रेज स्पैम करते हैं। स्पैम करना यानी कि अनलिमिटेड या फिर अनकन्वेंशनल वे ऑफ ओवर ट्रेनिंग मैं पर्सनली फॉलो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकता हूँ। एक सेट हो गया लेटरल रेज का, अब एक और सेट लेते हैं। ट्राई करेंगे कि इसी पे फेलियर अचीव करें, भले ही हमें एक ड्रॉप सेट लेना पड़े या फिर एक रेस्ट पॉज सेट लेंगे, वो हम देखते हैं। पहला मूवमेंट हम बाइसेप्स के लिए जो कर रहे हैं वो है प्रीचर कर्ल्स। काफ़ी टाइम हो चुका है प्रीचर कर्ल्स करे हुए। पिछली बार मेरे ख्याल से मैंने करा था यही इजी बार कर्ल्स, लेकिन स्टैंडिंग वेरिएशन पर, और उससे पहले मे भी डंबल कर्ल्स करे होंगे, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। इस बार प्रीचर कर्ल्स का अभी एक वार्म अप सेट कर लिया है मैंने, और फील काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसके 2 सेट लेंगे और उसके बाद मूव करते हैं ट्राइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज, और फिर लास्ट में करेंगे रेयर डेल्ट स्ट्रेन।
सो लास्ट के 4-5 रैप आपने नोटिस करे होंगे कि मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करा, जबकि मैं कर सकता था। क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे इस एक्सरसाइज का वो पॉइंट मालूम है जिसमें सबसे ज़्यादा उस रेंज में हाइपरट्रॉफी मिलेगी। और वो कौन सी रेंज है? वो पोजीशन है लॉन्ग लेंथ। लॉन्ग लेंथ का मतलब ये है जब हमारी बाइसेप्स पूरी स्ट्रेच पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा टेंशन इस मूवमेंट में यहीं पर होता है। और जब हम लोग पूरा फुल कॉन्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे होल्ड करना सबसे इजी पोजीशन है प्रीचर कर्ल्स में, और यहाँ पे होल्ड करना सबसे टफ पोजीशन है। सो हमारी रेंज ऑफ मोशन क्या रहती है? यहाँ से यहाँ। लेकिन ट्राई करो कि सबसे पहले अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन रेपिटेशंस कंप्लीट करो, और उसके बाद जितनी भी एनर्जी आपकी बचती है उसमें लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स यूज़ करो। लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स आजकल बहुत ही पॉपुलर टर्म होता जा रहा है, और ये चीज़ अभी कोई इन्वेंट नहीं हुई है। ये काफ़ी टाइम से लोग जिन्हें पता है वो फॉलो करते हैं। अगर आपको कम टाइम में अच्छा प्रोग्रेस बनाना है तो ये टेक्निक आप यूज़ करके देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द रेपिटेशंस आप पहले फुल रेंज ऑफ मोशन में कंप्लीट करो, और उसके बाद जितना भी आप इंटरनली पुश कर सकते हो उसमें आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ट्राइसेप्स के लिए भी आज ऐसा मूवमेंट रहेगा जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करा है, केबल पुश डाउन्स, लेकिन ओवर हैंड ग्रिप नहीं, अंडर हैंड ग्रिप। इस पोजीशन में ट्राइसेप्स एक वीकर पोजीशन पर होती है। देखते हैं कि कैसा ये रहेगा। जितने भी रेपिटेशंस इस पोजीशन पर निकल सकते हैं उतना निकालेंगे, और बाकी बची हुई एनर्जी ओवर हैंड ग्रिप पे। और इस बार कुछ डिफरेंट अप्रोच के लिए तो चलते हैं अपने पहले वर्किंग सेट पे कि ट्रैप्स कम से कम एंगेज हों। आज के दिन की अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो सबसे ऊपर यही रहेगा रिवर्स पेक डेक मशीन। इस मूवमेंट में आज मुझे जो माइंड मसल कनेक्शन फील हुआ है ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। और इस बार आप स्पेशली अभी जब पंप चेक करेंगे तो देखना कि शोल्डर्स आज एक नेक्स्ट लेवल पर ही लगेंगे। शोल्डर्स आज सब कुछ चला जाएगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी हमारी बल्किंग अप्रोच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम से भरना स्टार्ट, बस सिर्फ मसल बिल्डिंग पे यानी कि लीन मसल टिश्यू पे फोकस करना है कि वो ही बिल्ड हो। इतनी ज़्यादा डेफिनेशन या शार्पनेस नहीं रहेगी बॉडी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी खाने लग जाएं। तो अगर ऐसा ही लुक रखना है तो डिसिप्लिन बल्क में भी रखना पड़ेगा, पूरा उतना ही जितना हमने कटिंग में रखा था। तो जो मुझे लगता है जो हमारी पीक कंडीशनिंग थी ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ कट, तो कंडीशनिंग उसी लेवल की है, लीननेस अभी भी उसी लेवल की है। जो कार्ब्स का इंटेक हमने बढ़ा दिया है उससे क्या हुआ है कि बॉडी और ज़्यादा फुल लग रही है और प्लस स्किन पूरी टाइट हो चुकी है। डन फॉर टुडे, और बाकी की बातें कार में। जिम में अच्छे गेन्स बनाने हैं तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में लेके चलो, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और वो क्या है कि जैसे कि आपने
अपने पहले चेस्ट सेशन पे अगर 50 केजी की बेंच करी 5 रेपिटेशंस के लिए, तो जब आप अपना नेक्स्ट चेस्ट सेशन लगाओगे तो आप क्या करोगे, 50 केजी की ही बेंच जब आप 5 की जगह 6 to 7 रैप रेंज में करोगे तो आपकी जो 2-3 रैप्स इंक्रीज हुई हैं उसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और इसका एक और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने रैप रेंज वही रखी 5 और आपने वेट इंक्रीमेंट करा, यानी कि 50 केजी की जगह आपने 51 केजी की बेंच करी लेकिन आपने रेप्स 5 ही करी, तो इसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। और हाँ, मेरा भी फोकस प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे रहता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा ऑप्शन 2 पे रहती है। हो सकता है कि लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस हों, जैसा कि बहुत सारे लोग अपनी रेपिटेशंस इंक्रीज करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऑप्शन 2 हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसमें अच्छी प्रोग्रेस बना पाता हूं। और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी ये चीज़ वर्क करेगी, क्योंकि मुझे हैवी लिफ्ट करना पसंद है और हैवी लिफ्ट से मेरा मतलब है जो वेट मेरे लिए हैवी है, ज़रूरी नहीं है वो वेट आपके लिए भी हैवी हो। अगर मैं बाइसेप्स के लिए डंबल कर्ल 20 केजी से 7 to 8 रेपिटेशंस कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए हैवी है और मुझे एक्चुअल में उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 20 केजी से आपको भी करना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि 20 केजी एक हैवी वेट है। हो सकता है कि वो आपके लैटरल रेस का वार्म अप हो, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी डंबल बेंच प्रेस का पर्सनल रिकॉर्ड ही 20 केजी से हो। तो यही है मेरी ट्रेनिंग फ़िलॉसफी। मैं हैवी वेट लिफ्ट करना पसंद करता हूँ, और बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस के लिए नहीं और ना ही बहुत कम रेपिटेशंस के लिए। मेरी एक परफेक्ट एन्जॉयबल रेंज है 7 to 9 रेपिटेशंस। मैं इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाता हूँ और बिना हाइपरट्रॉफी को कॉम्प्रोमाइज़ करे, और लंबे रैप रेंजेस में मज़ा आता है, तो आप बिल्कुल वैसे ही ट्रेन करो। और अगर आपको बिल्कुल ही हैवी वेट ट्रेन करना पसंद है, लाइक क्लोज टू 5 रैप रेंज, तो आप वैसे करो। अब यहाँ से एक ही काम बचा है, वो है रिकवरी का। तो बढ़िया पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं और चलते हैं सीधे रिकवरी मोड पे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।